मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेशनल ट्रेजर पार्ट 2 द बुक ऑफ सीक्रेट। ये मूवी पहले पार्ट का कंटिन्यू पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले पार्ट से इसमें ज्यादा चीजें नहीं ली गई है। बस पहले पार्ट के कैरेक्टर्स वापस आए हैं। बाकी इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है। इसे भी पहले पार्ट की तरह हिस्ट्री की कुछ सच्ची घटनाओं और काल्पनिक कथाओं के साथ मिलाकर बनाया गया है, जो इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इन हिस्ट्री इवेंट और मिथ को मैं मूवी के साथ आपको समझाता चलूंगा, जिससे ये मूवी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटो पर इट्स ओनली 36% फ्रेश बट 67% ऑडियंस स्कोर, और इसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग है 48 आउट ऑफ 100। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है 14 अप्रैल 1865 में। अब अमेरिका का सिविल वॉर खत्म होकर 5 दिन हो चुके हैं। आपको बता दूं 1861 से 1865 तक अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में स्लेवरी को लेकर सिविल वॉर हुआ था, जिसे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था। लेकिन वॉर खत्म होने के 5 दिन बाद ही जॉन विक्स बूथ नाम के आदमी ने, जो स्लेवरी के सपोर्ट में था, उसने एक थिएटर में पीछे से अब्राहम लिंकन के सिर में गोली मार दी थी। और ये वही दिन था। पूरा अमेरिका वॉर खत्म होने का जश्न मना रहा था। तभी थॉमस गेट्स के पास 2 आदमी आते हैं। थॉमस गेट्स बेन के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। वो दोनों थॉमस गेट्स को एक डायरी में लिखी पहेली सुलझाने कहते हैं। थॉमस गेट्स वो पहेली देखकर कहते हैं इसे सुलझाने के लिए कोई शब्द होगा। उसमें से एक आदमी डायरी में लिखी एक लाइन की तरफ इशारा करता है। थॉमस गेट्स कहते हैं इसे समझने में समय लगेगा। उसमें से एक आदमी को कुछ काम था, दूसरा आदमी उसे जाकर काम निपटाने कहता है और थॉमस गेट्स उस पहेली को सुलझाने में लग जाते हैं। वो आदमी वहाँ से निकलकर किसी बिल्डिंग में जाता है। उसके अंदर जाने पर हमें पता चलता है वो एक थिएटर है, जहाँ लोग प्ले एंजॉय कर रहे हैं। वो चुपके से जाकर VIP बालकनी का दरवाजा खोलता है और वहाँ बैठे आदमी को पीछे से सिर में गोली मार देता है और बालकनी से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे उसने अब्राहम लिंकन को गोली मारी थी। वहाँ थॉमस गेट्स उस पहेली को सुलझा लेते हैं। वो खजाने का नक्शा था। तभी उन्हें उस आदमी की शर्ट पर KGC का बैज दिखता है। दरअसल KGC स्लेवरी को सपोर्ट करने वाली एक संस्था थी। थॉमस गेट्स उसे पहचान लेते हैं, मगर वो आदमी उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहाँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मारने की खबर पहुंचती है। उस आदमी का ध्यान भटकते ही थॉमस गेट्स उस डायरी के पन्ने को फाड़ देते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें शूट कर देता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी थॉमस गेट्स उन पन्नों को आग में डाल देते हैं। वो आदमी फौरन उस आग में से पन्ने को निकालने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ में एक ही पन्ना आता है। वैसे ही वहाँ थॉमस गेट्स का बेटा आता है। थॉमस गेट्स उस आदमी से अपने बेटे को छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं और वो मान जाता है। वो बची हुई डायरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। थॉमस गेट्स मरते हुए अपने बेटे से कहते हैं वो कर्ज जो सब लोग भरते हैं, और उनकी मौत हो जाती है। फिर मूवी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ थॉमस गेट्स के सम्मान में द सिविल वॉर सिविलियंस हीरोज का सेमिनार चल रहा था। थॉमस गेट्स बेन के परदादा थे। बेन बताता है अगर थॉमस गेट्स जॉन बूथ की डायरी के पन्ने ना जलाते तो KGC के हाथ वो खजाना लग जाता और अमेरिका कभी सिविल वॉर जीत नहीं पाता। जॉन बूथ वही है जिसने अब्राहम लिंकन को गोली मारी थी। वहाँ सब थॉमस गेट्स और गेट्स खानदान के सम्मान में तालियां बजाते हैं। तभी ऑडियंस में से एक आदमी पूछता है बूथ की डायरी के वो पन्ने जिसे आग से बचा लिया गया था, उनका क्या हुआ होगा? उस पर बेन कहता है शायद हमें कभी पता न चले। वो आदमी कहता है उसके भी परदादा वही थे। उन्होंने बताया था उस दिन खजाने के मामले को लेकर बूथ थॉमस गेट्स के पास नहीं गया था, बल्कि वो मीटिंग थॉमस गेट्स ने ही बुलाई थी अब्राहम लिंकन की मौत की साजिश रचने के लिए। बेन और उसके पिता इसे बकवास और झूठ बताते हैं। तब वो आदमी जॉन बूथ की डायरी का आग से बचा हुआ पन्ना दिखाता है, जिसपे अब्राहम लिंकन के कातिलों के नाम के साथ थॉमस गेट्स का भी नाम लिखा हुआ था। मतलब पहले जिस थॉमस गेट्स और गेट्स खानदान को वॉर हीरो समझा जा रहा था, विल्किंसन उन पर गद्दार और देशद्रोही होने का इल्जाम लगा रहा था। फिर वो सब उस पन्ने को बड़ा करके देखते हैं। उस पन्ने पर अब्राहम लिंकन के सभी खूनी लोगों के नाम और उनके काम लिखे थे। मतलब किसने हथियार मुहैया कराए, किसने इन्फॉर्मेशन निकाली कि अब्राहम लिंकन कब और कहाँ हो गए। और थॉमस गेट्स के नाम के आगे लिखा था षड्यंत्रकारी या मास्टरमाइंड। विल्किंसन कहता है लिंकन को मारने का षड्यंत्र, लेकिन बेन के पापा कहते हैं उनके नाम के आगे का पन्ना जला हुआ है। इस बात पर अपने अपने परदादा को सही साबित करने में विल्किंसन और बेन के डैड के बीच में बहस होती है। लेकिन ऑफिसर उस पन्ने को बूथ की डायरी से मैच करके देखता है, जो परफेक्टली मैच होते हैं। उस ऑफिसर को यकीन हो जाता है, मगर बेन और उसके डैड को अभी भी यकीन नहीं होता। अगले सीन में हम मेरे फेवरेट कैरेक्टर राइली को देखते हैं, जिसने पहली मूवी के एडवेंचर के साथ और भी अलग टॉपिक पर किताब लिखी है, मगर कोई भी उसकी किताब में दिलचस्पी नहीं दिखाता। एक लड़की उसे बेन गेट्स समझती है। राइली के बताने पर वो बेन के साथ था। वो चली जाती है। जब दूसरी लड़की आती है तो राइली कहता है वही बेन गेट्स है, लेकिन वो बताती है उसकी फरारी कोई उठा के ले जा रहा है। फिर बेचारा राइली हताश और निराश बेन के पास आता है। बेन के पूछने पर राइली बताता है उसकी फरारी कस्टम वाले ले गए। उसके अकाउंटेंट ने एक नकली कंपनी खोली थी टैक्स बचाने, मगर उसके यहाँ रेट पड़ गई और उसे 20 करोड़ के 24 करोड़ टैक्स भरना है। मतलब राइली को जो पार्ट 1 में ½ % मिला था, उसने सब गवा दिया। राइली के पूछने पर बेन कहता है सब बढ़िया है, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और मेरा खानदान लिंकन का खूनी है। अब बेन और राइली गेल के घर चोरों की तरह जाते हैं, क्योंकि गेल ने अलार्म के कोड बदल दिए थे। बेन को गेल की ID चाहिए था, क्योंकि उससे ही वो बूथ की डायरी का पन्ना देख सकता था, क्योंकि गेल उस म्यूजियम की मैनेजर थी। बेन को ID मिल जाता है, लेकिन तब तक वह गेल कॉर्नर नाम के आदमी के साथ आ जाती है। वो कॉर्नर को डेट कर रही थी और कॉर्नर व्हाइट हाउस में काम करता था। उनके अंदर आते ही बेन उनके सामने आता है और गेल को कहता है वो कुछ सामान लेने आया था, लेकिन गेल समझ जाती है और राइली को आवाज देती है। फिर राइली भी बाहर आता है। राइली कहता है तुम यहाँ कैसे? फिर कहते हैं हाँ घर तो तुम्हारा ही है। फिर राइली कॉर्नर से मिलता है। कॉर्नर कहता है आप तो बेन के असिस्टेंट हैं। राइली कहता है अबे साले।
कॉर्नर के वहां से जाने के बाद गेल बेन से उसकी आईडी मांगती है। बेन कहता है उसे बूथ की डायरी का पन्ना देखना है। गेल कहती है बेन ने पहले ही पन्ना देखा है, उसमें कोई खजाने का नक्शा नहीं है। बेन कहता है एक पहेली है जो खजाने के नक्शे तक ली जाती है। बेन गेल से पन्ना देखने की रिक्वेस्ट करता है। गेल के मना करने पर बेन डाइनिंग टेबल उसे ही रखने कहता है। गेल कहती है वो दोनों टेबल रखेगी। दरअसल उनका ब्रेकअप हो गया था और बेन अपना सामान ले जाने वाला था। फिर गेल उन दोनों को पन्ना दिखाती है, लेकिन कई घंटों तक देखने के बाद भी उन्हें उस पन्ने पर कुछ नहीं दिखता। राइली कहता है आज से 100 साल बाद किसी को भी याद नहीं रहेगा कि लिंकन की मौत में बूथ के अलावा भी और किसी का हाथ था। लेकिन बेन कहता है डॉक्टर मट को भी लिंकन के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कोर्ट ने रिहा कर दिया, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग आज भी उनके खानदान को लिंकन का खूनी मानते हैं और वो किसी भी हाल में अपने खानदान का नाम बदनाम नहीं होने देगा। तभी गेल को उस पन्ने में कुछ दिखता है। जब वो उस पन्ने को पलटते हैं उसमें कुछ अक्षर उल्टे लिखे थे। बेन खुश होकर कहता है यही पहेली है। अक्षर 2-2 की जोड़ी में थे। बेन कहता है ये है थॉमस गेट्स के बेगुनाही का सबूत। गेल कहती है लेकिन इस पहेली को सुलझा सके तब। बेन कहता है हमें 5 अक्षरों का शब्द चाहिए। राइली पूछता है ठीक है कौन सा शब्द। बेन कहता है वही तो पता लगाना है। राइली कहता है बहुत अच्छे। बेन गेल से उस पन्ने का प्रिंट लेता है। यह गेल बताती है कल वो इस पन्ने को अनाउंस करने वाले हैं, मतलब वो लोग थॉमस गेट्स को लिंकन का खूनी बताने वाले हैं। दूसरे दिन हम FBI ऑफिस में ऑफिसर सडेस्की को देखते हैं, जो पहले पार्ट में बेन के पीछे पड़ा था। उसके जूनियर उसे अखबार में छपी बेन के परदादा की खबर दिखाते हैं, जिससे बेन गेट्स के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। ऑफिसर सडेस्की कहता है ये विल्किंसन कौन है। ये कहता है वो पन्ना उसके खानदान के पास 140 साल से था, तो वो पन्ने को अभी लेकर सामने क्यों आ रहा है। ऑफिसर सडेस्की विल्किंसन के बारे में सब पता लगाने कहते हैं, और बात तो सही है, विल्किंसन का खानदान क्या 140 साल से घास काट रहा था। वही बेन के घर में वो दोनों 5 अक्षरों का शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वही बेन के डैड न्यूज देख रहे थे, जहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा था थॉमस गेट्स भी लिंकन की हत्या की साजिश में शामिल थे। वहाँ बेन आता है और कंप्यूटर बंद करता है। बेन के डैड इससे बहुत दुखी और परेशान थे। बेन यहाँ अपने डैड को समझाता है, फिर उनसे पूछता है उन्हें कुछ भी याद है, उनके दादा ने उन्हें क्या बताया था उस रात के बारे में। फिर बेन के डैड को याद आता है उनके दादा के पिता ने उन्हें बताया था थॉमस गेट्स ने मरते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा वो कर्ज जो सब लोग भरते हैं, वो कर्ज जो थॉमस गेट्स ने भरा। जवाब 5 अक्षरों में था, मतलब डेथ। डेथ यानी मौत। बेन राइली के पास आकर उसे डेथ लिखने कहता है। राइली जब डेथ इंटर करता है उसमें से एक शब्द निकल कर आता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बेन और उसके डैड कहते हैं लाबुले। राइली भी चिल्लाता है लाबुले, फिर कहता है ये लाबुले क्या है। बेन कहता है क्या नहीं कौन, एडवर्ड लाबुले। वही हम गेल को देखते हैं जो विल्किंसन से मिलने आई थी। गेल विल्किंसन को पन्ने के पीछे लिखा हुआ अक्षर बता देती है। आप सोच रहे होंगे गेल ने उसे क्यों बताया, तो ये सिंपल है, वो पन्ना कानूनन विल्किंसन की प्रॉपर्टी थी। अगर उसके बारे में कुछ भी पता लगे तो गेल को उसे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यही उसका काम है। विल्किंसन गेल से पूछता है बेन ने ये देखा है। गेल कहती है उसने ही ढूंढा है। तभी गेल को बेन का कॉल आता है। गेल विल्किंसन से थोड़ी दूर जाकर बात करती है, इतनी दूर के विल्किंसन को सब सुनाई देता है। बेन गेल को कहता है उसने पहली सुलझा ली, जवाब है लाबुले, और उसके पास दूसरे शब्द के भी कुछ अक्षर है ELAD। ये सुनकर झट गेल कहती है लेडी, लाबुले लेडी। लेकिन गेल बेन की आगे की बात नहीं सुनती और फोन काट देती है। अगर आपको लाबुले लेडी का मतलब समझाऊं तो एडवर्ड लाबुले को ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाने का आइडिया आया था। विल्किंसन गेल से आगे कहता है इंसान को एक ही जन्म मिलता है, मगर इतिहास उसे अमर बना देता है, और आप इस लाइन को याद रखिएगा। वही राइली कहता है इसका मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर खजाने का नक्शा बना हुआ है। बेन के डैड कहते हैं लाबुले हर चीज पर सुराग बनाता था। राइली कहता है ये मेरी किताब से पता चला ना, और बेन के डैड का रिएक्शन कुछ ऐसा था। बेन के डैड कहते हैं लेकिन कौन सी वाली। आपको यहाँ बताता चलूं, फ्रांस ने ओरिजिनल 3 स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई थी, लेकिन बेन कहता है लाबुले ने एक ही को उसकी लेडी कहा है। अगले सीन में हम फ्रांस के शहर पेरिस को देखते हैं, जहाँ एफेल टावर के पास दूसरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी। वहाँ बेन और राइली ड्रोन कैमरे से उस पर कुछ सुराग ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं। बेन उनमें से एक पुलिस वाले से उनके संविधान के बारे में बात करता है। उन दोनों को हंसते हुए बात करता देख दूसरे पुलिस वाले का कुछ ऐसा रिएक्शन था। वही राइली को स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मशाल पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, जो फ्रेंच में था। बेन उसे उसी पुलिस वाले को पढ़ने देता है। वो एक पहेली थी जो कुछ ऐसी थी, समुद्र के पार ये जुड़वा खड़े हैं, रेजुलेट एकदम अटल, उसे बचाए रखने जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लाबुले 1876। फिर बेन वो पहेली सुलझाना शुरू करता है, जिसका जवाब था रेजुलेट जहाज, जो सन 1800 में आर्टिक में खो गया था। फिर अमेरिकी मछुआरों ने उसे बचाया था और अमेरिका ने उसे इंग्लैंड को वापस कर दिया था। उस जहाज से जब काम लेना बंद कर दिया गया, क्वीन ने उसकी लकड़ी से 2 टेबल बनवाई, वाला और रेजुलेट नाम से। बेन से वो पुलिस वाला काफी इंप्रेस होता है। वो पूछता है अब वो टेबल कहाँ है। बेन कहता है एक लंदन में। वो राइली से पूछता है हम बकिंगम पैलेस कब तक पहुंच पाएंगे। राइली कहता है मुझसे क्या पूछते हो, अपने नए दोस्त से पूछ लो। वो पुलिस वाला उनके लिए टैक्सी बुलवाता है। वो राइली से पूछता है ये ड्रोन उसका है। राइली कहता है हाँ। वो कहता है फिर फाइन भी वही भरेगा। राइली हंसते हुए कहता है बढ़िया है। अगले दिन हम ऑफिसर सडेस्की को देखते हैं। उसे पता लगता है विल्किंसन की एक सिक्योरिटी एजेंसी थी, वो किराए के सिपाही है और पुरानी कीमती चीजों की कालाबाजारी भी करते हैं। ऑफिसर सडेस्की कहता है पुरानी कीमती चीजों की कालाबाजारी करने वाला आदमी सिविल वॉर की इतनी कीमती चीज मतलब वो पन्ने को कैसे छोड़ सकता है, जो वो किसी भी कलेक्टर को अच्छे दामों में बेच सकता था। हम बेन के डैड को देखते हैं जो कुछ लेकर घर आते हैं। घर में दाखिल होते ही उन पर कोई हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वो उनके मोबाइल का क्लोन बनाते हैं और मोबाइल वापस उनके जेब में रख देते हैं। ये विल्किंसन था। दूसरे दिन हम लंदन शहर देखते हैं, जब बेन और राइली बकिंगम पैलेस का 3D मैप देख रहे थे। राइली बेन को बताता है वो उस टेबल तक सिक्योर
सिक्योरिटी रूम के लॉन्ड्री लिफ्ट से सबसे छुपकर पहुंच सकता है। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो बताते हैं उन पर किसी ने हमला किया था, मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ और घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ। बेन उन्हें बताता है वो लंदन में है और कल बकिंगम पैलेस जाने वाला है। विल्किंसन भी उनकी बात सुन रहा था उस क्लोन मोबाइल के जरिए, और वो न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने था। बेन समझ जाता है खजाने के पीछे और भी कोई पड़ा है। अब उसे जल्द से जल्द वो टेबल देखनी थी। दूसरे दिन वो दोनों बकिंगम पैलेस जाते हैं। अंदर जाने के बाद राइली वॉशरूम में जाता है और अपने इक्विपमेंट लगाकर रेडी हो जाता है। बेन भी अपने कान में माइक्रोफोन लगाता है और अपने मुंह और कपड़ों पर शराब लगाता है। लेकिन अचानक वह गेल आ जाती है। उसे बेन के बारे में उसके डैड ने बताया था। गेल वहाँ बेन की मदद करने आई थी, मगर बेन मना करता है तो गेल नाराज होने लगती है कि वो अमेरिका से लंदन आई है उसके लिए और उसे जरूरत नहीं है। बेन कहता है तमाशा करने की जरूरत नहीं, लेकिन राइली कहता है तमाशा करना जरूरी है। तभी बेन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ के सब लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और बेन वहाँ के लोगों को परेशान करने लगता है। गेल अब तक समझ नहीं पाती और वो भी उससे लड़ने लगती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाला आता है और उन्हें बाहर जाने कहता है। वहाँ एक टकला सिक्योरिटी वाला आता है। वो बेन को सूंघ कर देखता है। उसे लगता है बेन नशे में है। बेन के उससे बात करते वक्त गेल उसके कान में लगा माइक्रोफोन देख लेती है और समझ जाती है बेन नाटक कर रहा है। बेन उस टकले सिक्योरिटी वाले की इंसल्ट करता है। वो परेशान होकर उन दोनों को वहाँ से ले जाकर एक सिक्योरिटी रूम में लॉक कर देते हैं। वह गेल पूछती है ये सब क्या है। बेन कहता है उसके हिसाब से क्वीन के रेजुलेट डेस्क पर कोई सुराग है और राइली वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके उनका दरवाजा खोल देता है। बेन गेल को वहाँ रुकने कहता है, मगर गेल भी उसके साथ आती है। बेन वहाँ से एक फूलों का गुलदस्ता उठा के लॉन्ड्री लिफ्ट में जाता है। गेल को आने मना करता है, मगर गेल जबरदस्ती उसके साथ लिफ्ट में आ जाती है। वो लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। लिफ्ट से उतरने के बाद राइली उन्हें गाइड कर रहा था। वो दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ वो टेबल थी। वो दोनों उस टेबल के क्लू को ढूंढना शुरू करते हैं। बेन टेबल के नीचे जाता है जहाँ उसे मैक्लोन क्लेवरी की सील लगी हुई दिखती है। राइली लैपटॉप में चेक करके बताते हैं मैक्लोन क्लेवरी फर्नीचर नहीं बनाता था, बल्कि वो चाइनीज पजल बॉक्स बनाता था। बेन को उस टेबल के ड्रॉर के नीचे साइड में कुछ नंबर दिखते हैं। मतलब उन ड्रॉवर को सही नंबर पर रखने पर एक खुफिया ड्रॉवर खुलेगा। फिर वो तीनों सोचने लगते हैं 4 नंबर क्या हो गए। गेल कहती है शायद कोई तारीख। राइली क्वीन विक्टोरिया की बर्थ ईयर बताता है, मगर उससे भी वो ड्रॉवर नहीं खुलता। फिर बेन कहता है पेरिस की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पहली पर आखिर में 1876 लिखा था। फिर बेन उन ड्रॉवर में 1876 नंबर डालता है। वैसे ही उस टेबल के साइड से कुछ बाहर आता है। बेन उसे सीधा करके अंदर पुश करता है। वैसे ही टेबल के साइड से एक ड्रॉवर बाहर आता है। जब बेन और गेल उसे खोलते हैं, उसमें एक बहुत पुराना 12वीं सदी का एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसपे कुछ नक्काशी बनी हुई थी। राइली कैमरे में देखकर कहता है वो टकला सिक्योरिटी वाला उन लोगों को देखने सेल में आ गया जहाँ उसने उन दोनों को बंद किया था। उन दोनों को वहाँ ना देखकर वो सिक्योरिटी अलर्ट कर देता है। तभी राइली वहाँ के फाइल आराम बजा देता है और सीसीटीवी कैमरा भी खराब कर देता है और वो तीनों भीड़ के साथ वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही उनका कोई पीछा करने लगता है। ये विल्किंसन और उसके आदमी थे। राइली के उस लकड़ी के टुकड़े को देखते वक्त विल्किंसन भी उसे देख लेता है। जैसे ही बेन पलटता है, विल्किंसन उसे एक क्रीपी सी स्माइल देता है। वो तीनों वहाँ से कार की तरफ भागते हैं। बेन समझ जाता है विल्किंसन ही खजाने के पीछे है। राइली कहता है कार वो चलाएगा, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठता है स्टीयरिंग दूसरे साइड में था। बेन कहता है इंग्लैंड में स्टीयरिंग राइट साइड में होता है। विल्किंसन का आदमी उनकी कार पर गोलियां चलाता है। बेन किसी तरह वहाँ से कार निकालता है। विल्किंसन एक आदमी की कार छीनता है। विल्किंसन का आदमी एक टैक्सी छीनता है और वो उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। विल्किंसन के आदमी की कार पलट जाती है तो वो एक आदमी का ट्रक छीनकर उनका पीछा करता है। बेन गेल से उसके मोबाइल के बारे में पूछता है। गेल कहती है उसका कैमरा खराब है। तब बेन उस टुकड़े को अपने मुंह के सामने रखकर सिग्नल तोड़ता है, जिससे उसकी फोटो सिग्नल कैमरा खींच लेता है। बेन राइली से कहता है लंदन ट्रैफिक पुलिस के डेटाबेस में जाकर उस फोटो को निकाले। फिर ब्रिज पर विल्किंसन बेन के कार के बराबर आता है। बेन वो लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और नदी में फेंक देता है। विल्किंसन रुक जाता है और उसका आदमी नदी में कूदकर उस टुकड़े को पकड़ लेता है। मतलब कुछ भी, लंदन जैसे शहर में कोई दिन दहाड़े गोली चला रहा है, सड़कों पर आतंक मचा रहा है और वहाँ कोई एक पुलिस वाला तक नहीं है। अगले सीन में तीनों अमेरिका पहुंच गए थे। बेन वो फोटो अपने डैड को दिखाता है। उसके डैड उसके एक चिन्ह को देखकर पहचानते हैं और उसका मतलब था सिबोला, द गोल्ड सिटी ऑफ सिबोला। आपके जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे इतिहासकार 7 सिटी ऑफ गोल्ड को मानते हैं। उनके मुताबिक एशियन टाइम में 7 ऐसे शहर थे जो खालिस सोने से बने थे। उनके मंदिर, उनके घर, सब कुछ सोने से बना था, जिसमें से एक सिबोला सिटी ऑफ गोल्ड भी थी। अब मूवी में वापस आते हैं। बेन एक किताब में से देखकर बताता है 1527 में फ्लोरिडा के तट पर एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसमें सिर्फ 4 लोग बचे थे। उनमें से एक था एस्टेबान नाम का गुलाम, जिसने वहाँ के कबीले के मुखिया की जान बचाई थी। इनाम के तौर पर उसे उनके पवित्र शहर ले जाया गया जो खाली सोने का बना था। बाद में एस्टेबान ने फिर वो शहर ढूंढने की कोशिश की, मगर ढूंढ नहीं पाया। लेकिन खबर फैल गई और बहुत से लोग उस शहर को ढूंढने निकले। जब जनरल कस्टर की तलाश लिटिल बिल्घम में आकर खत्म हुई तो ये साबित हो गया सिबोला को कोई नहीं ढूंढ सकता। बेन के डैड कहते हैं अगर ये खजाना केजीसी के हाथ लग जाता तो सिविल वार का कुछ दूसरा ही इतिहास होता। बेन कहता है वो उनसे बात करेगा और उसके डैड उसके साथ चलेंगे। उसके डैड भागने लगते हैं। कहते हैं उन्होंने 32 साल से बात नहीं की है। डैड कहते हैं और भी लोग हैं ये भाषा पढ़ने वाले। बेन कहता है उनसे बेहतर कोई नहीं। यह रैली पूछता है कौन? गेल कहती है बेन की मॉम। फिर हम मैरीलैंड यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ बेन की मॉम पढ़ाती है। बेन की मॉम उनसे मिलती है। बेन के डैड को देखकर कहती है ओह ये भी आए हैं। बेन के डैड कहते हैं इसका एक शब्द सीधा दिल में छुरी घोंपता है। फिर दोनों बुजुर्गों के बीच कैट फाइट होती है। फिर बेन उन दोनों को शांत करके अपनी मॉम को फोटो दिखाता है। वो उसे समझना शुरू करती है। जैसे ही बेन के डैड उठते हैं, बेन की मॉम उन्हें घूर के देखती है। बेचारे वापस बैठ जाते हैं। बेन की मॉम बताती है इसका मतलब है नेक पंछी को ढूंढो और उसे अपना हाथ थाम कर ले जाने दो। उसके बाद उसे पवित्र मंदिर का रास्ता दिखाने दो। उसकी मॉम हंसकर कहती है उन लोगों को लगता है ये खजाने का नक्शा सिबोला का है। उसके डैड कहते हैं ये वही है।
उसकी मॉम कहती है इस चिन्ह का मतलब सिबोला नहीं, इसका मतलब धरती का मध्य भाग है। फिर दोनों बुजुर्गों में कैट फाइट होने लगती है। गैल उन दोनों को रोकती है और बेन की मॉम से फिर से फोटो देखने कहती है कि कुछ और भी हो उसमें। बेन की मॉम कहती है इसमें इतना ही है, ये चिन्ह अधूरे होते हैं और ये नक्शा भी अधूरा ही है। बेन की मॉम बेन को कहती है उसके डैड अभी भी उतने ही खड़ूस है। बाहर आने के बाद बेन कहता है उसे पता है नक्शे का अधूरा हिस्सा कहाँ पर है। उसके डैड कहता है कहाँ। बेन कहता है पेरिस की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पहली में साफ साफ लिखा था जुड़वा रेजुलेट है। गेल कहती है नक्शा दूसरे रेजुलेट टेबल में है, लेकिन रेजुलेट टेबल राष्ट्रपति की है। रैली कहते हैं राष्ट्रपति? कौन से राष्ट्रपति? कहीं हमारे राष्ट्रपति तो नहीं? गेल कहती है होना तो नहीं चाहिए, मगर हाँ आपको याद होगा इंग्लैंड की क्वीन ने रेजुलेट जहाज की लकड़ी से 2 टेबल बनवाई थी, जिसमें से एक बकिंगम पैलेस में था और दूसरा व्हाइट हाउस में। हम विल्किंसन को देखते हैं जो उसी ऑफिसर के साथ है जिसने थॉमस गेट्स को अब्राहम लिंकन के खून की साजिश में शामिल होने का अनाउंसमेंट करवाया था। मतलब वो भी विल्किंसन के साथ मिला हुआ था। विल्किंसन उसे उस लकड़ी के टुकड़े के चिन्ह पढ़ने कहता है, लेकिन वो भी इसे पढ़ नहीं पाता, मगर वो बताता है यह अधूरा है। विल्किंसन का आदमी कहता है बाकी का हिस्सा कहाँ मिलेगा? विल्किंसन कहता है इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बेन कहीं ना कहीं से ले आएगा। बेन के डैड किताब में से देखकर बताते हैं रेजुलेट टेबल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में है। कंप्यूटर में देखकर राइली बताता है व्हाइट हाउस के लॉन में बच्चों की पार्टी होने वाली है। बेन गेल को कहता है उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने का समय हो गया। गेल भी हाँ में जवाब देती है। आपको याद दिला दूं, मूवी की शुरुआत में जब बेन गेल की आईडी चुराने गया था, गेल एक आदमी के साथ आई थी कॉर्नर, वो व्हाइट हाउस में काम करता था। अगले सीन में हम व्हाइट हाउस को देखते हैं जहाँ बच्चों की पार्टी चल रही थी। गेल वहाँ कॉर्नर से मिलती है। बेन को देखकर कॉर्नर हैरान होता है। फिर बेन गेल से कहता है इसे बोल दो जो बोलना है। कॉर्नर के जोर देने पर बेन कहता है इसे ओवल ऑफिस देखना है। कॉर्नर लड़की के चक्कर में मान जाता है। ये बेन का ही प्लान था। वो उन दोनों को ओवल ऑफिस लेकर जाता है जहाँ रेजुलेट टेबल रखा था। कॉर्नर यहाँ स्मार्ट बनते हुए कहता है इस डेस्क की एक जुड़वा भी है जो बकिंगम पैलेस में है। बेन और गेल कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, बेचारा कॉर्नर। तभी वहाँ बेन गेल को कहता है शायद उसकी एयरिंग खो गई है। गेल खुद ही उसे उतार लेती है और ऐसे नाटक करती है जैसे अभी अभी ही एयरिंग खोई हो। यहाँ कॉर्नर की फट जाती है क्योंकि वो उन्हें बिना इजाजत यहाँ लाया था। किसी और को वो एयरिंग मिल गई तो कॉर्नर की नौकरी जा सकती थी। फिर वो तीनों एयरिंग ढूंढने लगते हैं। बेन जानबूझकर टेबल के पास ढूंढने के बहाने उसके पजल को सुलझाने लगता है। गेल कॉर्नर का ध्यान भटकाते हुए थक गई थी। तभी वो खुफिया ड्रॉवर खुल जाता है जिसकी आवाज से कॉर्नर वहाँ देखने ही वाला था, मगर गेल एयरिंग दिखाकर उसका ध्यान भटका देती है। बेन जब ड्रॉवर देखता है उसमें कुछ नहीं होता। बेन गेल को कॉर्नर को बिजी रखने का इशारा करता है और उस खाली ड्रॉवर की फोटो लेता है। गेल जानबूझ के बेन को जलाने के लिए कॉर्नर को किस करने लगती है। फोटो खींचने के बाद बेन सब ड्रॉवर को अपनी जगह फिक्स करता है और गेल को आवाज देता है। गेल कॉर्नर को छोड़ती है और कॉर्नर को यहाँ जैसे दिन में तारे ही दिख गए थे। बाहर आने के बाद बेन के डैड कहते हैं 100 साल से यहाँ देश के सबसे बुद्धिमान लोग बैठते आ रहे हैं, किसी न किसी को तो वो नक्शा मिल गया होगा। फिर बेन सबको ड्रॉवर में खींची गई फोटो दिखाता है। बेन के डैड कहते हैं ये प्रेसिडेंट की मोहर है, लेकिन गेल कहती है ये प्रेसिडेंट की मोहर नहीं है, इसमें गरुड़ पक्षी ने पैर में संदेश पकड़ा है, पेड़ की डाल नहीं। तभी राइली कहता है तुम में से किसी ने मेरी किताब नहीं पढ़ी? बेन पूछता है उसे इसका मतलब पता है? राइली कहता है ये ऐसी चीज है जिसे दिखाना होगा। फिर बेन राइली की किताब निकालता है। राइली चैप्टर 13 खोलने कहता है, द प्रेसिडेंट सीक्रेट बुक। राइली बताता है इसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और सिर्फ प्रेसिडेंट ही उन्हें देख सकते हैं, जैसे अपोलो चांद पर उतरा था या नहीं, और जैसे एरिया 51। लेकिन गेल कहती है ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन राइली कहता है ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों से हमने पहले खजाना ढूंढा था। राइली की किताब में बिल्कुल वैसे ही सील थी जैसी उस फोटो में थी। राइली बताता है इसे 1960 में फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन के कानून के तहत जारी किया गया था, राष्ट्रपति का खुफिया सिंबल। इसका मतलब जो भी कुछ उस लकड़ी के टुकड़े पर था वो अब राष्ट्रपति के बुक ऑफ सीक्रेट में है। बेन राइली की बात मान लेता है। वो फोटो लेकर बेन अपने पुराने दोस्त ऑफिसर सडेस्की के पास जाता है। ऑफिसर सडेस्की ने राइली की बुक खरीदी थी। बेन ऑफिसर सडेस्की से पूछता है क्या ऐसी किताब का कोई वजूद है? ऑफिसर सडेस्की बेन को बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं अंदर वो FBI एजेंट है और बाहर वो एक दोस्त की तरह बता रहे हैं। ऐसी किताब है जो एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को सौंपता है और हर प्रेसिडेंट उसे अपनी जगह छुपा कर रखता है, और तुम वो किताब तभी देख सकते हो जब तुम खुद प्रेसिडेंट बन जाओ। बेन कहता है ठीक है, अगले इलेक्शन कब है? अब बेन की खोज राष्ट्रपति पर आके रुक गई थी। अब उन सबको समझ नहीं आता वो क्या करें। बेन कहता है उसे प्रेसिडेंट के साथ बस कुछ मिनट चाहिए होंगे, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कुछ मिनट मिलना भी मुश्किल था। तब बेन कहता है वो प्रेसिडेंट को किडनैप करेगा। ये सुनकर वो तीनों बेन पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बेन नहीं मानता। वही व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट का स्टाफ प्रेसिडेंट की बर्थडे पार्टी के लिए होटल बुक कर रहा था, मगर एक एक करके प्रेसिडेंट के क्राइटेरिया वाले सभी होटल बुक होने लगते हैं। यह राइली और बेन के डैड का काम था। वो सिर्फ एक होटल छोड़ते हैं और मजबूरन प्रेसिडेंट के स्टाफ को वही होटल बुक करना पड़ता है। फिर हम प्रेसिडेंट की बर्थडे पार्टी देखते हैं। बेन और उसके डैड उस होटल की साइड की नदी में बोट से आते हैं। बेन डाइवर के कपड़े पहनकर नदी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद बोट से पुलिस आती है और बेन के डैड को वहां से भगा देती है। वहीं बेन उस होटल के किनारे निकलता है और अपने डाइवर के कपड़े उतारता है। उसने अंदर सूट पहना था और सोचता है जब राष्ट्रपति सच में उसे पार्टी पर बुलाएंगे वो यही सूट पहनकर जाएगा, और एक शैंपेन की बोतल और 2 ग्लास भी निकालता है और सिक्योरिटी के सामने आकर उससे पूछता है क्या उसने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? मतलब सिक्योरिटी वाले को क्या बेवकूफ बनाया। वहाँ उसे राष्ट्रपति मिलते हैं। वो उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद उन्हें एक पुराना नक्शा दिखाता है जो इसी होटल का था। उसमें एक खुफिया सुरंग थी जिसे किसी ने आज तक नहीं ढूंढा था। एक्साइटमेंट में प्रेसिडेंट कहते हैं चलकर देखें। वहाँ एक तहखाने में पहुंचने के बाद वहाँ एक कमरा था।
प्रेसिडेंट अपने गार्ड को बाहर ही रुकाते हैं। उस कमरे की दीवार पर वैसा ही सिंबल बना था जैसे उस नक्शे में था, मगर उसकी एक कुल्हाड़ी तिरछी थी। बेन उसे सीधा करता है तो एक आवाज आती है। उसका तीर का एंगल भी गलत था। प्रेसिडेंट उसे सीधा करते हैं, तभी साइड की दीवार में एक दरवाजा खुल जाता है। प्रेसिडेंट के अंदर जाते ही बेन दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर सिक्योरिटी वाले अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट को वहां ना देखकर वो हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। तहखाने में बेन प्रेसिडेंट से कहता है उसे कुछ सवाल पूछना है जो उसे प्रेसिडेंट अकेले में ही बता सकते हैं। बेन कहता है रेजुलेट टेबल में आपसे पहले वाले किसी प्रेसिडेंट को खुफिया दराज मिली थी जिसमें एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसपे सिबोला के खजाने का नक्शा था। प्रेसिडेंट कहते हैं बेन ने ये सब खजाने के नक्शे के लिए किया। बेन कहता है यही खजाना उसके परदादा मतलब थॉमस गेट्स को बेगुनाह साबित कर सकता है और उसे ये भी पता है रेजुलेट टेबल में वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। प्रेसिडेंट हैरान होकर पूछते हैं उसने उनका टेबल चेक किया, लेकिन बेन आगे कहता है उसे पता है उसका राज प्रेसिडेंट की बुक ऑफ सीक्रेट में है, वो बुक जिसके बारे में सिर्फ प्रेसिडेंट ही जानते हैं। प्रेसिडेंट ये सुनकर रास्ता ढूंढना बंद कर देते हैं। वही प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी दीवार तोड़ने लगी थी। प्रेसिडेंट मानने से इनकार करते हैं कि ऐसी कोई बुक है, लेकिन बेन कहता है उसने गरुड़ की मोहर देखी है। प्रेसिडेंट कहते हैं वो जब तक नहीं बताएंगे वो उन्हें नहीं जाने देगा, लेकिन बेन इशारे से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। प्रेसिडेंट कहते हैं उसने प्रेसिडेंट को किडनैप किया और जेल भी जाने तैयार है सिर्फ अपने पुरखों को बेकसूर साबित करने के लिए। बेन कहता है वो जो कुछ है अपने पुरखों की वजह से है। थॉमस गेट्स ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी और उन्हें वो मान सम्मान मिलना चाहिए। अब वो बाहर आ चुके थे। बेन प्रेसिडेंट को सड़क दिखाकर माफी मांगकर जाने लगता है। प्रेसिडेंट उसे रोककर कहते हैं उनके बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और आगे कहते हैं वो किताब वाकई है। बेन पूछता है लेकिन कहाँ? प्रेसिडेंट कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में और आगे बताते हैं XY234786 और आगे कहते हैं 3794। प्रेसिडेंट कहते हैं उसने उन्हें अगवा किया था, उसे जो चाहिए उसे मिल जाना चाहिए वरना उस पर इल्जाम लग सकता है। और प्रेसिडेंट बेन को कहते हैं पेज नंबर 47 ध्यान से देख लेना। फिर बेन राइली को कॉल करके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में बुलाता है। उसके डैड पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो लाइब्रेरी में खास किताबों के सेक्शन में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक दरवाजे पर प्रेसिडेंट का सिंबल दिखता है। बेन उसमें 3794 कोड डालता है और वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने के बाद वो XY अलमारी देखने लगते हैं। वहाँ उन्हें 2347 नंबर की किताब दिखती है, लेकिन उन्हें 234786 नंबर की बुक चाहिए थी। FBI लाइब्रेरी की तरफ आ रही थी। बेन जब वहाँ से किताब निकालता है तब उसे किताबों के पीछे कुछ दिखता है। बेन जब वहाँ की बाकी किताबें हटाता है तब उसे वहाँ 6 डायल का कॉम्बिनेशन लॉक दिखता है। बेन उसमें 234786 नंबर डालता है। वैसे ही द बुक ऑफ सीक्रेट बाहर आती है। राइली खुश होता है कि उसकी थ्योरी सही साबित हुई। बेन उसे खोल के पढ़ना शुरू करता है। राइली बेन को एरिया 51 का मामला पढ़ने कहता है, लेकिन उनके पास उसके लिए वक्त नहीं था क्योंकि FBI वाले उनकी तरफ आ रहे थे। बेन को बुक में से पता चलता है 1865 में क्वीन विक्टोरिया ने एल्बर्ट पाइप को कोड में 2 खत भेजे थे, जिसमें से उन्हें पहला खत मिला था जिसमें खजाने मतलब द सिटी ऑफ गोल्ड की जानकारी थी। एल्बर्ट पाइक के बारे में आपको बताता चलूं, एल्बर्ट पाइक अमेरिका सिविल वॉर के समय स्टेट आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे। बेन आगे पढ़ता है दूसरे खत में एडवर्ड लाबुले से मिलने को कहा गया होगा, जो मरने से पहले खजाने के पूरे सबूत छुपाने वाला था। और ये वही पहेली थी जिसके लिए वो थॉमस गेट्स के पास आए थे उसे सुलझाने के लिए, क्योंकि वो खत कोड में या पहेली में लिखे थे और थॉमस गेट्स ने उसे सुलझा भी लिया था। मूवी की शुरुआत में हम देखे तो थॉमस गेट्स ने टेम्पल ऑफ गोल्ड को मार्क किया था, जिसके ऊपर हम लाबुले लेडी और सिबोला वर्ड को देख सकते हैं। इसीलिए थॉमस गेट्स ने मरते वक्त 5 अक्षरों की लाइन कही थी। इसका मतलब ये भी है उस वक्त क्वीन विक्टोरिया भी खजाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बेन आगे पढ़ता है 1880 में क्वीन विक्टोरिया ने रेजुलेट टेबल राष्ट्रपति को भेजा। उसमें बेन को दूसरी लकड़ी के टुकड़े की फोटो भी मिलती है। बेन आगे पढ़ता है जिसे 1924 में 30वें US प्रेसिडेंट केल्विन कूलेज ने लिखा था। उन्हें रेजुलेट टेबल में खुफिया ड्रॉवर मिला जिसमें एक लकड़ी का तख्ता था। उसकी फोटो लेकर उसे खत्म कर दिया गया। गडजन बोलगम को ब्लैक हिल माउंटेन से सभी निशान मिटाने का काम सौंपा गया। बोलगम का नाम सुनकर गेल कहती है बोलगम मतलब माउंट रशमोर। बेन कहता है बोलगम ने माउंट रशमोर पर खुदाई इसीलिए की ताकि सभी सबूत मिटाए जाए और सोने का शहर बचा रहे। रैली ये सुनकर हैरान होता है कि माउंट रशमोर इसीलिए बनाया गया ताकि खजाना बचा रहे। माउंट रशमोर को आपने कभी न कभी देखा होगा, फोटो या अपनी स्कूल की किताबों में। ये है माउंट रशमोर और इसे 1927 से 1941 में गडजोन बोलगम ने अपने बेटे लिंकन बोलगम के साथ मिलकर बनाया था। सो बैक टू द मूवी। तभी उन्हें पुलिस सायरन की आवाज आती है। वो बेन के लिए आए थे, इसलिए बेन गेल और रैली को भेज देता है और बेन मोबाइल से उस फोटो की फोटो लेता है और साथ ही पेज नंबर 47 की भी फोटो लेता है, जैसा उसे प्रेसिडेंट ने कहा था। पुलिस और FBI लाइब्रेरी के अंदर आने लगते हैं। उनके अंदर आने से पहले गेल और राइली बेसमेंट की तरफ निकल जाते हैं। FBI के साथ ऑफिसर सेडेस्की भी था। वो बेन को बालकनी में देखता है मगर किसी को बताता नहीं। वही बेन वो फोटो अपने डैड को MMS करता है और उन्हें अपनी मॉम के पास भेज के नक्शे को ट्रांसलेट करने कहता है, मगर वो फोटो विल्किंसन तक भी पहुंच जाती है। मुझे तो बेन से ज्यादा होशियार विल्किंसन लगा। बेन ने इतना जोखिम उठाया उस फोटो के लिए, व्हाइट हाउस गया, प्रेसिडेंट को किडनैप तक किया और विल्किंसन को कितनी आसानी से वो फोटो मिल गई। ये एक प्योर एग्जांपल है कि लोग कैसे दूसरों की मेहनत चुराते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब पर रिएक्शन चैनल्स। गेल और राइली पार्किंग तक पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पुलिस वाला रोकता है। गेल अपनी ID दिखाती है, वही ऊपर से बेन आ रहा था। गेल और राइली कार में बैठते हैं, लेकिन बेन कार तक पहुंचा नहीं था। पुलिस वाला उनकी कार के पास आता है। गेल अपनी गाड़ी के पीछे का गेट खोलती है और गाड़ी भगाने लगती है। बेन दौड़कर कार में आ जाता है और गेल बैरिकेड ऊपर होने से पहले निकल जाती है और पुलिस की कार बैरिकेड से टकरा जाती है और वो तीनों बच के वहां से निकल जाते हैं। हम बेन की मॉम को देखते हैं। बेन के डैड से पहले उनके पास विल्किंसन पहुंच जाता है। विल्किंसन उन्हें फोटो दिखाकर ट्रांसलेट करने कहता है, मगर बेन की मॉम समझ जाती है ये भी खजाना खोज रहा है। वो विल्किंसन से झूठ बोलती
बोलती है कि उन्हें ये भाषा पढ़नी नहीं आती। विल्किंसन उन्हें कहता है उनके एक्स हस्बैंड मतलब बेन के डैड ऊपर आने वाले हैं और उन्हें गन दिखाकर कहता है उन्हें सच मत बताना, इससे ही उनकी जान बच सकती है। कुछ ही देर में बेन के डैड उनके पास आते हैं और उस तख्ती की फोटो को ट्रांसलेट करने कहते हैं। वो एक पहेली थी जो कुछ ऐसी है, जमीन को जहाँ चांद छूता हो उस जगह को तलाश करके सोन पंछी को छोड़ दो। वो उनका हाथ पकड़कर मोबाइल वापस करती है, फिर दोनों में बहस हो जाती है। तब बेन की मॉम कहती है वो क्या जाने उन्होंने अपने परिवार के लिए कितने त्याग किए और अभी भी कर रही है। ये सुन के बेन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही विल्किंसन बाहर आता है और कहता है बेन को वैसे भी खजाना कभी मिलने नहीं वाला था। विल्किंसन अपनी जेब से एक खत निकालकर बेन की मॉम को दिखाता है। ये 1865 में क्वीन विक्टोरिया ने एल्बर्ट पाइप को कोड में भेजे गए 2 खत में से दूसरा खत था। विल्किंसन बताता है इसमें बहुत अहम जानकारी है, आखिरी सुराग भी इसी में है, लेकिन ये कोई काम का नहीं जब तक वो तख्ती ट्रांसलेट ना हो। और विल्किंसन उस खत को जला देता है और कहता है ये जानकारी अब बस उसके दिमाग में है, अब वही है जो सिबोला खजाने को ढूंढ सकता है। अगले सीन में हम माउंट रशमोर को देखते हैं जहाँ विल्किंसन बेन की मॉम के साथ खजाना ढूंढने आया है, मगर उसे वहाँ बेन मिलता है क्योंकि बेन की मॉम ने उसके डैड को बातों बातों में मैसेज दिया था जिसे विल्किंसन समझ नहीं सका। बेन विल्किंसन को अपनी मॉम को छोड़ने बोलता है, मगर विल्किंसन के पास गन थी। बेन कहता है उसने प्रेसिडेंट को किडनैप किया है, उसे एफबीआई पकड़ने वाली है। वो एफबीआई को बताएगा कि विल्किंसन भी उसके साथ मिला हुआ था, फिर वो दोनों खजाने के पास नहीं सीधा जेल जाएंगे। बेन की मॉम कहती है इसके पास एक खत है जो सिबोला को ढूंढने में काफी मदद कर सकता है। बेन कहता है वो खत जो क्वीन विक्टोरिया ने जनरल एल्बर्ट पाइक को भेजा था। विल्किंसन कहता है उसे कैसे पता। बेन कहता है उसने किसी किताब में पढ़ा था। उसकी मॉम कहती है विल्किंसन ने उसे जला दिया। ये सुनकर बेन विल्किंसन से कहता है उसे जो भी जानकारी है उसे बताए। बेन खजाना ढूंढकर अपने परदादा मतलब थॉमस गेट्स को निर्दोष साबित करेगा और खजाना विल्किंसन रख ले। ये सुनकर रैली कहता है क्या? विल्किंसन कहता है वो भी उसके साथ चलेगा और खजाने को ढूंढने का क्रेडिट सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए। बेन कहता है उसके हथियार और उसके आदमी वही रहेंगे। बेन के जोर डालने पर विल्किंसन मान जाता है और अपनी गन और आदमियों को वही रुकने कहता है और बेन से कहता है उसे किसी को जान से मारने के लिए गन की जरूरत नहीं। फिर वो सब लेट प्रेसिडेंट की मूर्तियों के पीछे जाते हैं। बेन वहाँ पहुंचकर विल्किंसन से क्वीन विक्टोरिया के खत के सुराग के बारे में पूछता है। विल्किंसन बताता है अंदर जाने का रास्ता बिन बादल की बरसात में दिखेगा। राइली कहता है चलो घर चले, बरसात में यहाँ दोबारा आएंगे। बेन कहता है बिन बादल मतलब सूरज और बरसात मतलब पानी। बेन तुरंत अपनी वाटर बॉटल से उन चट्टानों पर पानी डालता है जिससे चट्टानों का रंग बदलने लगता है। फिर वो सब चट्टानों पर पानी डालने लगते हैं। बेन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं पानी दूं? वो कहती है मेरे पास पहले से दिखाई नहीं दे रहा क्या? उसके डैड कहते हैं ठीक है ठीक है। गेल छोटी बड़ी चट्टान पर पानी डालती है, वैसे ही वह गरुड़ पक्षी उभर कर आता है। ये वही था जिसे वो सब ढूंढ रहे थे। गेल सबको वहाँ बुलाती है। वहाँ विल्किंसन आके अगला सुराग बताता है जो उस खत में था, खुद का हाथ योद्धा के दिल के हवाले कर दो। बेन की मॉम कहती है ये गरुड़ पक्षी योद्धा का प्रतीक है। बेन उन चट्टानों के बीच अपना हाथ डालने लगता है। उसकी मॉम उसे रोकती है, लेकिन और कोई चारा ना होने पर बेन उसमें हाथ डालता है और हाथ डालते ही जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाते ही राइली और गेल भी चिल्लाते हैं। बेन हंसते हुए कहता है मजाक था, पिक्चर ज्यादा सीरियस चल रही थी। उसके अंदर उसे बटन जैसा कुछ महसूस होता है। बेन के उसे खींचते ही उनके पीछे की चट्टान में एक रास्ता खुल जाता है। वो सब उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद राइली वहाँ लकड़ी पर बंधी रस्सी पर अपनी उंगली टच करता है जिससे वह रस्सी खुल जाती है और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। बेन के डैड कहते हैं वो एक चटकनी थी जिसे दरवाजा बंद करने के लिए बनाया गया था। विल्किंसन कहता है बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, खजाना ढूंढकर। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय राइली को वहाँ सोने की मूर्ति दीवार पर लगी दिखती है। वो सब उसके पास जाने लगते हैं। तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन नीचे की तरफ झुक जाती है जिससे वो चारों एक बड़ी सी स्क्वायर प्लेट पर गिरते हैं। बेन के डैड और मॉम वही रह जाते हैं और वो जगह बंद हो जाती है। वो प्लेट सीसॉ जैसी थी, जहाँ ज्यादा वजन पड़ता वो उसी साइड झुक रही थी। बेन सबको एक एक कोने पर खड़ा करके उसका बैलेंस बनाता है। वही ऊपर उसके डैड और मॉम अकेले थे। बेन की मॉम वहाँ एक जगह से बेन के डैड को पत्थर हटाने कहती है और वो बिना लड़े मान भी जाते हैं। वही नीचे गेल को बेन के पीछे एक सीढ़ी दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत ऊपर थी। उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सबको प्लेट के एक तरफ वजन डालना था, लेकिन विल्किंसन बीच में आकर प्लेट का बैलेंस बिगाड़ने लगता है और कहता है सबसे पहले वो जाएगा। बेन और विल्किंसन लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर और कोई चारा ना होने पर बेन मान जाता है और विल्किंसन को अपनी जगह भेजता है। फिर वो तीनों एक साइड में आते हैं जिससे विल्किंसन उस सीढ़ी तक पहुंच जाता है। ऊपर विल्किंसन को एक सोने की मूर्ति दिखती है और एक कंकाल में चाकू भी। विल्किंसन वो चाकू निकाल कर अपने पास रख लेता है। वही बेन के डैड और मॉम रास्ता ढूंढने में लगे थे। प्लेट पर से रैली विल्किंसन को आवाज लगाता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। वही तीनों समझ जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए किसी एक को यही रुकना पड़ेगा। राइली कहता है वो रुकेगा। फिर दूसरी बार गेल जाती है। गेल के सीढ़ी पर जाते ही वो प्लेट जिस लकड़ी के पिलर पे थी वो भी टूटने लगता है और गेल ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। तभी विल्किंसन आकर गेल का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है। बेन राइली को जाने कहता है। राइली भी सीढ़ी पकड़ लेता है, लेकिन वो प्लेट गिरने ही वाली थी। तभी गेल को वही सोने की मूर्ति दिखती है। गेल और विल्किंसन उस मूर्ति को प्लेट की तरफ लुढ़काते हैं। बेन दौड़कर मूर्ति के ऊपर से छलांग लगाकर सीढ़ी पकड़ लेता है। राइली बेन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है और कहता है शायद कोई लड़की उसे बेन की जान बचाते हुए देखती। चारों भी बच जाते हैं। वही बेन के मॉम और डैड को एक खाई पर टूटा हुआ ब्रिज दिखता है। वही वो चारों वहाँ से एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं। राइली कहता है उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वापस चले। बेन को दीवार की नाली में तेल दिखता है। वो फ्लेयर से उसे जलाता है, तब वहाँ रोशनी होती है। उस कमरे में चार तरफ से पानी आ रहा था। वहाँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वही बेन के डैड एक पेड़ की जड़ से झूलकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो दूसरी साइड लैंड नहीं कर पाते। वो झूलकर वापस आते हैं। बेन की मॉम उन्हें पकड़ती है, मगर वो भी उनके साथ झूलकर दूसरे साइड बड़े मुश्किल से लैंड करते हैं। वो दोनों इस पागलपन पे हंसते हैं और किस करते हैं। ये सीन मुझे नहीं देखना था। वही गेल कहती है वो लोग आगे नहीं जा सकते। तभी बेन पानी के अंदर की सोने की मूर्ति देखकर कहता है उन्हें आगे नहीं नीचे जाना है। वो पानी कहीं तो जा रहा है, वरना ये जगह पानी से भर जाती। वहाँ एक पहिया था। वो सब उस पहिए को घुमाना शुरू करते हैं, जिससे जिन दरवाजों से पानी आ रहा था वो बंद होने लगते हैं। पानी कम होने पर वहाँ उन्हें एक नीचे जाने वाला रास्ता दिखता है। वो सब उस रास्ते के अंदर जाते हैं। वो रास्ता खत्म होने पर उन्हें दिखता है सिबोला, सोने का शहर।
तभी वह एक रास्ते से बेन के डैड और मॉम भी वहाँ पहुंच जाते हैं। विल्किंसन बेन से माफी मांगता है उसके परदादा का नाम बदनाम करने के लिए। वो कहता है उसके पास यही रास्ता था बेन को अपने साथ खजाने की खोज पर लाने के लिए और विल्किंसन खानदान का नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए। वो सब रीयूनाइट होते हैं, लेकिन पहिए से जिन पानी के दरवाजों को उन्होंने बंद किया था वो पानी के प्रेशर से टूटने लगे थे। विल्किंसन को पानी की आवाज आती है। वो किसी रास्ते में जाता है। वहाँ वो सब शहर को देख रहे थे और राइली अपने बैग में एक सोने की ईंट रख रहा था, लेकिन तभी वो दरवाजे टूट जाते हैं और वहाँ पानी भरने लगता है। विल्किंसन कहता है उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। बेन के डैड पानी में एक नोट डालते हैं। वो बहकर उस टावर के नीचे जाता है जहाँ वो सब खड़े थे। वो सब उस टावर के नीचे जाते हैं। वहाँ एक दरवाजा था और उसे खुला रखने के लिए पिलर था जिसे घुमाना था। विल्किंसन और बेन वो पिलर घुमाते हैं जिससे वो दरवाजा खुलता है, लेकिन उन लोगों के जाने से पहले विल्किंसन पिलर छोड़ देता है जिससे दरवाजा वापस बंद हो जाता है। विल्किंसन चाकू निकालकर गेल को पकड़ लेता है क्योंकि सबके बाहर जाने के लिए दरवाजा खुला रखना था। अगर दरवाजा खुला रहा तो दरवाजे के दोनों तरफ पानी भर जाता और सब मर जाते, इसलिए दरवाजा बंद करना भी जरूरी था। मतलब किसी एक को वही रुककर दरवाजे को खुला रखना था और उनके दरवाजे के पार जाते ही दरवाजा वापस बंद करना था। बेन कहता है वो रुकेगा, लेकिन वो गेल को छोड़ दे। विल्किंसन मान जाता है। बेन के मॉम और डैड उसके बिना जाने तैयार नहीं होते। बेन गेल को बुलाकर कहता है वो उसके मॉम और डैड को वहाँ से ले जाए। अब तक पानी का बहाव बहुत बढ़ चुका था। बेन और विल्किंसन पिलर को घुमाते हैं। दरवाजा खुलते ही पानी के बहाव से राइली, गेल और बेन के डैड दरवाजे के उस पार चले जाते हैं, लेकिन बेन की मॉम वही रह गई थी। बेन ने पिलर रोक रखा था। विल्किंसन भी दरवाजे की तरफ जाने लगता है, मगर तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर पिलर पे गिरता है जिससे बेन उछलकर दरवाजे के पास चला जाता है और वो पिलर फिर से विल्किंसन के हाथ में आ जाता है। बेन अपनी मॉम को उस पार भेजता है और दरवाजे में लकड़ी फंसाता है, मगर वो लकड़ी टूट जाती है और बेन दरवाजे में फंस जाता है। बेन विल्किंसन से कहता है वो फंस गया है, अगर दरवाजा खुला रहा तो दोनों तरफ पानी भर जाएगा और सब मारे जाएंगे। विल्किंसन दरवाजा खोले वो उसे बाहर निकाल लेगा, लेकिन विल्किंसन कहता है पानी का बहाव बहुत तेज है, जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा बेन उस पार बह जाएगा और उसने खजाना ढूंढा है, किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहता है सबको बताना मिच विल्किंसन ने खजाना ढूंढा है और विल्किंसन पूरी ताकत से पिलर घुमाता है जिससे दरवाजा खुलने पर बेन ना चाहते हुए भी पानी के साथ दूसरी तरफ बह जाता है। विल्किंसन यहाँ खुद का सेक्रीफाइस देकर बेन की जान बचा लेता है। बेन दूसरी तरफ पहुंचता है और विल्किंसन वही डूब जाता है। वो सब चैन की सांस लेते हैं। दरवाजा बंद होने से उस नाले का पानी भी बह जाता है और उन्हें बाहर की रोशनी दिखती है। अगले सीन में हम देखते हैं बेन ऑफिसर सडेस्की को फोन पर कहता है उसने खजाना ढूंढ लिया। ऑफिसर सडेस्की कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने क्राइम तो किया है, वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। फिर उन तीनों को प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी कहती है यही वो लोग हैं जिसने उन्हें किडनैप किया था, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ कहते हैं उस दिन हम सुरंग देखने गए थे, दरवाजा गलती से बंद हो गया और बेन ने उनकी जान बचाई थी। प्रेसिडेंट उन्हें खजाना ढूंढने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही बेन को अगले दिन का अखबार दिखाते हैं जिसमें थॉमस गेट्स के इल्जाम हटाकर उन्हें सिविल वॉर हीरो बताया गया था। प्रेसिडेंट उनके साथ बेन के डैड को भी इस खोज का क्रेडिट देते हैं, मगर बेन कहता है उनके साथ मिच विल्किंसन भी था, उसे भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। प्रेसिडेंट बेन से पूछते हैं उसने पेज नंबर 47 देखा? बेन कहता है उसने देखा है और वो उसमें उनकी मदद कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट बेन को दूर ले जाते हैं बात करने के लिए। राइली कहता है प्रेसिडेंट की बुक का पेज नंबर 47। प्रेसिडेंट पलट कर कहते हैं कौन सी बुक? फिर हम देखते हैं सरकार उस खजाने तक पहुंच गई है और बेन की मॉम उस पर स्टडी कर रही है। वहीं बाहर राइली को एक लड़की रोककर पूछती है क्या उसी ने खजाना ढूंढा है? राइली कहता है वो कोई और है। वो राइली की किताब निकाल कर कहती है उसने उसकी फोटो देखी है और वो उसका ऑटोग्राफ मांगती है। राइली अपने पास का सामान फेंक कर कहता है कहाँ चाहिए ऑटोग्राफ, और शायद राइली को भी गर्लफ्रेंड मिल गई। वही गेल और बेन अपने बीच की दूरियों को मिटाकर फिर से पैचअप कर लेते हैं। मूवी के आखिरी सीन में राइली को उसकी फरारी रोड पर दिखती है। उस पे एक लिफाफा था जिसे प्रेसिडेंट ने भेजा था। उस लिफाफे में कार की चाबी भी थी। लिफाफे में लिखा था प्रेसिडेंट की तरफ से टैक्स फ्री। राइली बहुत खुश होता है। वो कार में बैठता है और गाड़ी चालू करता है और गलती से कार रिवर्स लेकर दूसरी गाड़ी को ठोक देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। इस मूवी का पहला पार्ट आपके स्क्रीन के राइट साइड में आ रहा है, आप चाहे तो उसे भी वॉच कर सकते हैं। और ऐसे ही और अमेजिंग मूवी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली बार और किसी